नमस्कार, आपके साथ में हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारतीय किसान का जीवन बहुत कठोर और कष्टपूर्ण है। वे सच्चाई, सादगी और भोलेपन की मूर्ति है। वे पूरा दिन खेत के काम में लगा रहता है और अपने परिश्रम से धरती को सींचकर हरा भरा बनाता है, इसलिए उसे अन्नदाता कहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पारंपरिक ईंधन का नया विकल्प है बायोगैस। केले के बाग में प्रबंधन कर पाए अधिक फल उत्पादन। प्रदेश के बहुत से किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और वह इनसे मिलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को खाद के रूप में प्रयोग करते हैं या फिर उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं, जिससे जहां तहां गंदगी पनपने लगती है। अगर किसान इस गोबर का प्रयोग गोबर गैस बनाने में करें तो इससे न केवल गोबर से गैस प्राप्त होगी, बायोगैस ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में लोकप्रिय है। साथ ही उससे उत्तम क्वालिटी की खाद भी मिलेगी, जिससे किसान दोहरा लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच जिला मधुबनी के किसान चंद्र नारायण झा मौजूद हैं, जिन्होंने गोबर गैस का संयंत्र लगवाया है और इससे अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके अनुभवों को। भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, इसलिए बायोगैस के विकास की प्रचुर संभावना यहाँ है। बायोगैस, मीथेन या गोबर गैस मवेशियों के उत्सर्जित पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोब उत्पन्न कर प्राप्त की जाती है। जैव गैस में 75% मीथेन गैस होती है, जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। किसान भाइयों, हमारे यहाँ मुख्यतः गोबर गैस संयंत्र के 3 डिजाइन प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहले है KVICSK संयंत्र, दूसरा जनता बायोगैस संयंत्र और तीसरा है दीनबंधु बायोगैस संयंत्र। इन डिजाइनों को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। और आइए अब जानते हैं इसके निर्माण में कितनी लागत आती है और इसके प्रयोग से क्या लाभ हैं। और ये बायोगैस संयंत्र लगाने का मेरा मुख्य उद्देश्य, मैं पशुपालक हूँ, पशुपालन कर रहा हूँ। 30-40 मवेशी मेरे पास अभी हैं। तो उनके गोबर का इस्तेमाल हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं और बायोगैस को जलाने से हमारा होता है जो मुश्किल से 30 से 40 किलो गोबर प्रतिदिन हम इसमें घोल के बना कर डालते हैं। और हमारा दिन और रात का जो भोजन है 7-8 आदमियों का, वो हमारा खाना इससे बनता है। हमें LPG सिलेंडर की बचत होती है। दूसरा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गैस काफ़ी उत्तम है। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी मैं काम कर रहा हूं और खेत को यूरिया मुक्त कराने के लिए मेरा मुहिम है, जो मैं जैविक खेती के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा हूं। तो इसका जो वेस्टेज है वह हमें खाद के रूप में हमें इस्तेमाल में आ जाता है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। भारत की तराई एवं मैदानी क्षेत्रों में गोबर को उपलों के रूप में सुखाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे गोबर में मौजूद पौधों के लिए पोषणकारी अधिकांश तत्व नष्ट हो जाते हैं। उपला बनाने में प्रतिदिन करीब 1 से 2 घंटे समय भी लगता है। अतः खाना पकाने हेतु गोबर के उपलों के स्थान पर गोबर से बायोगैस बनाकर बायोगैस को ईंधन के रूप में प्रयोग करने से पोषक तत्वों की हानि नहीं होती है, क्योंकि बायोगैस से प्राप्त बायोगैस स्लरी में पौधों के लिए उपयोगी सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, यानी कि नष्ट नहीं होते हैं। साथ ही खाना बनाने में धुआं भी नहीं होता है, जिससे गृहिणी की आंखों पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता है। बायोगैस संयंत्र छोटे किसानों के लिए, जिनके पास 1 या 2 पशु है, उनके लिए भी काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि इसमें बस 30 से 40 किलो गोबर प्रतिदिन लगता है और एक मवेशी जो है दिन रात मिला के उतना गोबर दे ही देती है। तो 1-2 पशु रखने वाले के लिए भी यह गोबर गैस काफ़ी फायदेमंद है। ये इस तरफ जो देख रहे हैं एक टब जैसा है, हम उसमें गोबर घोलते हैं
और गोबर को घोल के फिर उसको इस पाइप के माध्यम से पहुंचाते हैं। इस टैंक में जब गोबर पहुंच जाता है तो यह अपने आप ऊपर की ओर स्प्रिंग जो है सबसे ऊपर की तरफ उठ जाता है। अभी हमारा सुबह का खाना पक चुका है, इसीलिए यह गैस का जो है लो हो चुका है और इसका वेस्टेज जो है इस हिस्से से बाहर निकलता है, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट जहां बना रहे हैं उसमें डायरेक्ट इस सैलरी को भेजते हैं। इससे सरकार को भी फायदा है, जो पर्यावरण का संतुलन कायम होगा। गोबर को भी जो धुआं के रूप में उपला बना के लोग जलाते थे, तो गोबर जो जला रहे थे पहले उपला बना के, उसमें भी मेहनत कम है। उपला जलाने के बाद राख किसी काम में नहीं आता है, जबकि इसका गोबर का खाद जो है वेस्टेज गोबर जैविक खाद के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो यह उनके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन किए मेरा 6 महीने के अंदर इसका लागत मूल्य फ्री हो जाएगा। हमारा हर महीने का 2 से 3 सिलेंडर एलपीजी का खर्च होता था, हमारा 2-3 सिलेंडर एलपीजी बचत हो गया महीने में। तो हम अपने से कैलकुलेशन कर रहे हैं जो ये सबके लिए लाभदायक होगा। किसान लेना चाहे उसके लिए हमारे प्रखंड स्तर पे जो हमारा कृषि विभाग का कार्यालय है वहाँ जाके उन्हें आवेदन देना होगा और इसकी काफ़ी सरल प्रक्रिया है। उसका परमिट हमारे बीओ साहब काटते हैं और उसका सीरियली से आवंटन होता है। इसमें कोई जटिल प्रक्रिया है ही नहीं। हमें सर यह तो कृषि विभाग के हमारे बीओ साहब हैं, उन्होंने ही प्रेरणा दिया। जो इसके लिए सब्सिडी है सर 38,000 रुपया हमारा लागत लगा, 19,000 इसमें हमारा सरकार की तरफ से अनुदान है और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है हमें। हमारे संजय चौधरी साहब हैं, जिनको हम फ़ोन करते हैं तो इसमें जो भी दिक्कत आती है तुरंत इसका निराकरण हो जाता है। हमें इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा है। अपने राज्य में बागवानी के तहत आम, अमरूद और लीची के बाद केले की बागवानी काफी लोकप्रिय है और प्रदेश में केले के बाग आमतौर पर सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी मौसम में बदलाव और किसानों के द्वारा सही प्रबंधन नहीं करने पर इन बागों में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं, जिससे पौधों का विकास बाधित होता है, साथ ही फलों की क्वालिटी भी खराब होने लगती है। इसलिए केले के बागों का सही तरीके से प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि महाविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर फिजा अहमद। आपको हम केले में सिंचाई का प्रबंधन, साथ ही साथ उसके अन्य क्रियाकलाप जो किए जाने हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। सबसे पहले जिस किसान भाइयों ने अपने केले को स्थापित कर दिया है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि केले का प्रबंधन किस तरह से करना है। अहम चीज़ जो केले में है वो खाद और पानी की प्रबंधन है। खाद और पानी का समुचित अगर प्रबंधन करते हैं तो केले का उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। अगर जिन भाइयों ने इस प्रबंधन के बारे में नहीं जानकारी रखते हैं तो उनके लिए ये सूचना है कि केले को गर्मी के मौसम में हर हफ्ते एक बार हल्का सिंचाई देना अनिवार्य है। उससे क्या होता है कि केले में जितने भी क्रियाकलाप हैं वो बहुत अच्छी तरह से प्रबंधन में आ जाता है और केले का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और जब केले का जो खाद का प्रबंधन है उसका भी बहुत समुचित प्रयोग करना चाहिए। किसानों के लिए बहुत जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। केले का मुख्य भोजन नाइट्रोजन न होकर के पोटैश है। पोटैश अगर आपने केले में दिया है तो आपके केले का मोटापा बहुत बढ़ेगा। अगर किसी किसान भाइयों का केले का एक छिमड़ी का वजन अगर 150 ग्राम आता है तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने सही से खाद का प्रबंधन नहीं किया है। हमारा कहने है कि कोई भी केला 170 ग्राम से ऊपर ही होना चाहिए समान तौर से। अगर 200 हो जाता है तो और अच्छी बात है, केला अच्छा दिखेगा वो। इसीलिए हर किसान को चाहिए कि वो जब एक सिंचाई करे तो हर महीने पे एक बार उसमें खाद जरूर डालें, जैसे 50 ग्राम यूरिया या 100 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम पोटास हर महीने के अंतराल पे दें। केले के बागों में पनामा रोग काफी नुकसान पहुंचाता है। ये रोग पौधों की जड़ों से बढ़ता हुआ पत्तियों तक जा पहुंचता है, जिससे पत्तियां काले भूरे रंग की होकर सूखने लगती हैं। इस रोग से ग्रसित पौधों के पुष्प और बंच धीरे धीरे झुककर गिर जाते हैं। एक समस्या जो यहाँ हम लोग के पूरे बिहार में आ रही है, केले का सूखना, ये बहुत अहम बीमारी है और इससे उत्पादन पे बहुत फर्क पड़ा है। किसानों को इससे लाभ नहीं मिल पा रहा है और उसका समुचित प्रबंध होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए
कि वो लगाने से पहले ही उसका समुचित प्रबंध करने का मतलब है जो किसान अपने दूसरे के खेत से जो पौधे ला रहे हैं वो पहले से ही ग्रसित हैं, तो उसके लिए करना चाहिए कि या तो बिहार सरकार के द्वारा जो केला टिश्यू कल्चर केला बांटा जाता है वो केले को लाएं, या बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे टिश्यू कल्चर केला को भी वहाँ से प्राप्त कर सकते। उसके कंद मूल को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उनको चाहिए कि जो कंद ला रहे हैं, पौधे ला रहे हैं, उसको 1 ग्राम बेविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके, जैसे कि 1 ग्राम प्रति लीटर है 50 लीटर का एक टब में पानी डाल दें, उसमें 50 ग्राम बेविस्टिन डाल दें और उस कंद मूल को भी डाल दें उसमें, जिस कंद से पौधे को बनाना है। 1 मिनट रखें। 1 मिनट रखने के बाद उसको फैला दें और फैलाने के बाद जब सूख जाए तभी अपने खेत में उस कंद को लगाएं। दूसरी चीज़ है कि केले का उत्पादन 2 साल के बाद तीसरे साल को नहीं लेना चाहिए। अगर किसान भाइयों को लेना ही है अगर, तो उनको चाहिए कि 2 साल सही तरीके से उत्पादन ले लें, 2 से 3 साल तक। उसके बाद एक बार उसमें उसको रेस्ट दें, आराम दें उस खेत में। उसमें आप मक्का लगा सकते हैं या कोई अन्य फसल लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी जनित बीमारी है उससे आप बच जाएंगे। जिस खेत में लगातार 10 साल से केले की खेती हो रही है, अगर इस तरह का रोटेशनल बेसिस पे आप करेंगे, जैसे कि आपने केले को लगा दिया, केले में आप देखते हैं कि किसान भाइयों सबसे ज़्यादा डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डीएपी का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। लगाते समय सिर्फ आपने अगर 100 ग्राम डीएपी दे दिया तो हम समझते हैं कि वो उस केले के जीवन काल के लिए पूरा हो गया, उसको फिर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप किसान भाई क्या करते हैं कि 100 ग्राम लगाते समय दिए, हर समय आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। हमारा कहना है कि डीएपी के जगह पे आप पोटाश का हर समय इस्तेमाल कीजिए, तब आप देखिए कि आपका केला किस तरह के उत्पादित होता है। जो चितकरवा बीमारी जो लगता है उसके लिए आप सुबह शाम दवाई का प्रयोग करते हैं केले के लिए, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। केले में चितकबरी जो बीमारी होती है वो कीड़े से लगती है, उस कीड़े को अगर रोक लीजिए तो वो बीमारी रुक जाएगी। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है पीपी बैग, पॉलीप्रोपाइल बैग। अगर ये पॉलीप्रोपाइल बैग आपको मिल जाता है और जिस समय खानी निकलती है उसी समय अगर उसको पहना दिया जाए और 2-3 महीना भी अगर उसमें रह जाएगा वो पॉलीप्रोपाइल बैग, तो आपके केले में एक भी चित्ता रोग नहीं लगेगा। केला एकदम फ्लॉलेस होगा, एकदम चिकना केला होगा। ऐसे प्रबंधन करके आप केले का उत्पादन बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। हमने समझते हैं कि केला जो लगाएगा वो पैसा नहीं कमाएगा। आज पूरे इलाके में जिन्होंने केला लगाया है अपने जीवन स्तर में बहुत बदलाव लाया है, क्योंकि जो धान से कमाई नहीं होती है उससे करीब 5 से 6 गुना केले में उनको कमाई होती है, लेकिन अगर उसका समुचित प्रबंधन करा जाए। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है, ग्राम चकला जिला रांची के कृषक रघुवीर प्रसाद ने या ओल की उन्नतशील किस्में एवं बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रघुवीर प्रसाद जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अभी सबसे पहले हम लोग जान लें कि ओल कब लगाया जाता है। तो ओल लगाने का अभी मेन सीजन चल रहा है। आप कोशिश करें कि अप्रैल तक हम ओल हर हालत में लगा लें। अगर ऐसे तो ओल आप जून तक लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे उपज में उसकी काफ़ी कमी होते जाएगी। कंद के गुणों के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के घनकंद चिकने होते हैं और उनमें तीव्रता कम होती है, तथा दूसरे वर्ग के घनकंदों के गूदे का रंग सफेद हो हल्का गुलाबी होता है। इसकी तीव्रता कम होती है। गजेंद्रा यह तीव्रता रहित किस्म है, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा कम होती है, जिसके कारण गले में जलन नहीं होती है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। इसका बाजार भाव अच्छा होता है। कंद के गूदे का रंग गुलाबी होता है। अब है ओल लगाने का, उसका वजन कितना होना चाहिए, किस साइज का लगना चाहिए।
तो ओल का खेती हम लोग जब करते हैं तो खासकर मान लिया व्यावसायिक रूप में करना है तो हर एक ओल का जो कटिंग जो होता है या ओल पूरे अगर लगाते हैं तो कम से कम उसकी साइज जो है 500 ग्राम का होना चाहिए। तो इसके लिए आपको करीब 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लग जाएगा। मान लिया कि आप ओल कहीं से खरीद के लाए हैं 4 केजी का है 5 केजी का है तो आप उसको कटिंग करके लगा सकते हैं। कटिंग करके लगाने में सब ध्यान देना यही है कि जो हम लोग कटिंग करते हैं जहाँ से जो ओल का जो गाछ निकलता है डंठल निकलता है तो देखें कि बीच में थोड़ा सा गोल ऐसा गहरा ऐसा रहता है जिसको कि हम लोग हिंदी में आँख कहते हैं, अंग्रेजी में बड उसको बोलते हैं। तो कटिंग करने के समय ध्यान यही रखना है कि बड का कुछ पोर्शन हर एक कटिंग में जाए, बड का कुछ न कुछ कटिंग हर एक पोर्शन में जाए। उससे क्या होगा कि ओल का जमाव जो है एक रूपता से होगी। खेती योग्य भूमि तैयार करने के लिए 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 जुताई देशी हल से अच्छी तरह करके मिट्टी को भुरभुरी, मुलायम और समतल कर लेना चाहिए। किसी भी फसल से अच्छी उपज पाने के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सूरन की खेती के लिए 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद जुताई से पूर्व खेतों में मिलाकर जुताई करें। कंपोस्ट तो ऐसा चीज है कि आप जितना दें अच्छी बात है, लेकिन आप प्रति ओल एक ओल जहाँ पर आप लगा रहे हैं तो वहाँ कम से कम 2 किलो आप जो गोबर वाला जो खाद होता है वो उसको डालिए। अगर वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो प्रति पौधा कम से कम आधा किलो डालिए। 1 एकड़ में लगभग जो है 60 किलो जो है नाइट्रोजन डालते हैं, 30 केजी फास्फेट डालते हैं और लगभग 80 केजी जो है हम लोग म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं। कहीं कहीं उर्वरक की ज्यादा मात्रा भी दी जाती है। नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के पहले खेत की तैयारी के समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन और पोटाश की बाकी बची मात्रा 75 दिनों के बाद निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाते समय देनी चाहिए। अब है कि ओल लगाने के पहले हम लोग उसको उपचारित करते हैं। तो उपचारित कैसे करते हैं, इसके लिए आप मैनकोजेब ले लीजिए, गाय का गोबर ले लीजिए और 1 लीटर पानी में करीब आप 200-250 ग्राम गाय का गोबर और 2-2.5 ग्राम आप मैनकोजेब जिसको कि डाइथेनियम कहते हैं वो दोनों को मिला के 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और इसको 15-20 मिनट तक उसको उसी में डूबा हुआ छोड़ दें। उसके बाद जो है उसको निकाल लें और छायादार जगह में उसको सूखने दें। उसके बाद जो है मान लिया उदाहरण के रूप में आप आधा किलो का ओल लगा रहे हैं तो आधा किलो ओल अगर आप लगा रहे हैं तो ओल से ओल की दूरी यानी पौधा से पौधा की दूरी आप जो है 60 से 70 सेंटीमीटर रखें और कतार से कतार की दूरी आप 75 सेंटीमीटर रखें। चूंकि इस फसल का अंकुरण देर से होता है इसलिए पौधों के प्रारंभिक विकास की अवधि में अंतवर्ती फसलें जैसे भिंडी, बोड़ा, मूंग, कलाई, मक्का, खीरा, कद्दू आदि फसलें सफलता पूर्वक ली जा सकती है। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि इसकी खेती लीची एवं अन्य फलों के बागों में अंतवर्ती फसल के रूप में सफलता पूर्वक किया जा सकता है। बुवाई के 25 से 30 दिन के अंदर पौधे उग जाते हैं। इसकी निराई गुड़ाई 50 से 60 दिनों के बाद पहली तथा 80 से 90 दिनों के बाद दूसरी निकाई करें। निकाई के समय पौधे पर मिट्टी भी चढ़ाते जाएं। तो अगर सिंचाई की बारिश नहीं हो रही है लंबे समय तक या बहुत दिन तक बारिश नहीं पड़ रहा है तब उस अवस्था में जो है हम लोग सिंचाई करते हैं। लेकिन खेत में पानी नहीं जमना चाहिए। बारिश पड़े आधा घंटा 1 घंटा के अंदर खेत से सारा पानी निकल जाना चाहिए। अब जहाँ तक के कीट और बीमारी का सवाल है तो मुख्य रूप से उसमें पौधा गलन का बीमारी लगता है तो आप इसमें जैसे मैनकोजेब जैसे बीज उपचारित करके जो लगाए थे उसी दवा का 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर आप 2-3 बार स्प्रे कर दें ताकि आपका पौधा स्वस्थ रहे और विशेष कोई
जानकारी के लिए अगर ऐसा हो तो हमसे आप संपर्क में बने रह सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पशुओं के लिए पौष्टिक आहार सदाबहार अद्भुत हरा चारा है अजोला। स्ट्रॉ रीपर यंत्र कार्यविधि और विशेषताएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।